गाजा में जंग बंदी के मुआहदे के तकरीबन 2 हफ्तों बाद हमास ने अपने अस्करी विंग के सरबराह मोहम्मद अल दईफ की शहादत की तस्दीक कर दी है। अल कसाम ब्रिगेड के कायद मोहम्मद दईफ को 13 जुलाई को खान यूनिस की इलाके अल मवासी में एक इमारत पर हमले में निशाना बनाया गया था। ताहम हमास ने इस वक्त इनकी शहादत की तस्दीक नहीं की थी। इसराइल के इस वक्त के वजीर दिफा योव गैलेंट ने गुज़श्ता बरस हमास के अस्करी कमांडर की शहादत की तस्दीक करते हुए कहा था कि मोहम्मद अल दईफ की मौत हमास के खात्मे के सिलसिले में एक अहम संगे मील है। उन्होंने मजीद कहा था कि ये कार्रवाई इस हकीकत की अक्कासी करती है कि हमास बिखर रही है और हमास के दहशतगर्द या तो हथियार डाल सकते हैं या इन्हें खत्म कर दिया जाएगा। इसराइल का कहना है कि अल दईफ जनूबी इसराइल में 7 अक्टूबर को होने वाले इन हमलों के मंसूबा 7 अफराद में से एक थे, जिसमें 1200 अफराद हलाक और 251 को यरगमाल बनाया गया था। मोहम्मद अल दईफ को याह्या सिनवार के बाद हमास का दूसरा सीनियर तरीन कमांडर समझा जाता है। याह्या सिनवार भी गुज़श्ता बरस इसराइली फौजियों के हाथों शहीद हो गए थे। जुमेरात को हमास की जानिब से जारी बयान में मुसल्लह तंजीम की नायब अस्करी कमांडर मरवान ईसा की शहादत की तस्दीक भी की गई है। अमेरिका ने गुज़श्ता बरस मार्च में इनकी शहादत का भी दावा किया था। 19 जनवरी को हमास और इसराइल के दरमियान एक मुआहदे के तहत गजा में जंग बंदी हो गई है और इसके बाद से इसराइल की जानिब से तकरीबन 400 जबकि हमास की जानिब से 15 इसराइली यरगमालियों को रहा किया जा चुका है। मोहम्मद अल दईफ कौन है? मोहम्मद अल दईफ के बारे में कहा जाता है कि वो गाजा की पट्टी के इलाके खान यूनिस के एक मुहाजिर कैंप में 1965 में इस वक्त पैदा हुए थे जब ये इलाका मिस्र के ज़ेर तसल्लुत था। पैदाइश के वक्त वालिदैन ने इनका नाम मोहम्मद दाइब इब्राहिम अल मिस्री रखा था, लेकिन जवानी में इसराइल के मुसलसल फिजाई हमलों से बचने के लिए खाना बदोशी की जिंदगी अपनाने की वजह से इनका नाम अल दईफ पड़ा, जिसका मतलब अरबी जुबान में मेहमान है। अपने खानदान की गुर्बत के बावजूद मोहम्मद अल दईफ के वालिद ने अपने बच्चों को तालीम दिलवाई। अल दईफ ने गाजा की इस्लामी यूनिवर्सिटी से साइंस में डिग्री हासिल की, जहां उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तालीम हासिल की। यूनिवर्सिटी की तफरीही कमेटी की सरबराही फनून लतीफा में अल दईफ की दिलचस्पी की गामाज थी और वो स्टेज पर मज़ाहिया थिएटर परफॉर्मेंस का भी हिस्सा रहे। अल दईफ को अबू खालिद की उर्फियत भी मिली। इन्हें ये नाम दौरान तालीम एक ड्रामे में अदाकारी के बाद मिला था। हमास में शमूलियत। यूनिवर्सिटी की तालीम के दौरान अल दईफ इस्लामी फिक्र से मुतासिर हुए और अख्वानुल मुस्लिमून में शमूलियत इख्तियार की। इस वक्त वो तंजीम के नुमाया कारकुनों में से एक थे। 1987 में हमास की तहरीक शुरू हुई तो पहले फलस्तीनी इंतिफादा के बाद अल दईफ ने हमास की सफ़ों में शामिल होने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। 1989 में इन्हें इसराइली हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया और वो हमास के लिए काम करने के इल्जाम में 16 माह जेल में रहे। इसी कैद के दौरान अल दईफ ने ज़िक्रिया अश-शुरबजी और सलाह शहादा के साथ काबिज फौजियों को पकड़ने के मकसद के साथ तहरीक कायम करने पर इत्तफाक किया था। ये तंजीम अज़ुद्दीन अल कसाम ब्रिगेड थी। अल दईफ की जेल से रहाई के बाद अज़ुद्दीन अल कसाम ब्रिगेड एक फौजी तंजीम के तौर पर उभरने लगी। अल दईफ इसके बानियों में से एक और इसके सफ़े अव्वल के रहनुमा थे। बादज़ा अल दईफ गाजा की पट्टी में अल कसाम के मुतादिद रहनुमाओं के साथ गुरबे अर्दन के इलाके में चले गए और कुछ अरसे तक वहीं रहे, जहां उन्होंने अल कसाम ब्रिगेड की एक शाख के क़याम की निगरानी की और 1993 में अम्माद अकल के कत्ल के बाद इसके रहनुमा बन गए। AFP के मुताबिक 2000 में दूसरे इंतिफादा के आगाज के साथ ही फलस्तीनी अथॉरिटी ने मोहम्मद अल दईफ को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वो फरार होने में कामयाब रहे या इन्हें रहा कर दिया गया। 2002 में एक इसराइली छापे में अपने पेशरू सलाह शहादा के कत्ल के बाद अल दईफ अज़ुद्दीन अल कसाम ब्रिगेड के कमांडर इन चीफ बन गए। 2015 में अल दईफ को आलमी दहशतगर्दों की अमरीकी ब्लैकलिस्ट में शामिल किया गया, जबकि दिसंबर 2023 में यूरोपीय यूनियन की दहशतगर्दों की फहरिस्त में भी शामिल कर लिया गया। सुरंग की तमीर का इंजीनियर और बम बनाने वाला। अल दईफ की एक बहुत तवील फौजी तारीख है जो 1980 की दहाई में शुरू हुई थी। तकरीबन 30 साल तक उन्होंने इसराइल के खिलाफ कई फौजी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया, जिसमें फौजियों के अगवा और मिसाइल हमलों से शुरू होकर फौजी कार्रवाइयों से गुजरते हुए 7 अक्टूबर 2023 को होने वाले हमले तक बात पहुंची, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि इसकी मंसूबाबंदी अल दईफ ने गाजा की पट्टी में हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह याह्या सिनवार के साथ मिलकर की। हमास के सबसे नुमाया हथियार कसाम रॉकेट और गाजा के नीचे खोदी गई सुरंगों के नेटवर्क को डिजाइन करने का सहरा भी मोहम्मद अल दईफ के सर ही जाता है। ये सुरंगें वो हैं जहां ये ख्याल किया जाता है कि अल दईफ अपना ज्यादातर वक्त इसराइली फौज की नजरों से ओझल रहने और हमास की कार्रवाइयों की निगरानी में सर्फ करते थे। ज्यादा तादाद में मिसाइल दागने की हिकमत अमली को फरोग देने वाले अल दईफ ने याह्या अय्याश से बम और रॉकेट से चलने वाले दस्ती बम बनाने सीखे। याह्या को इंजीनियर कहा जाता था और वो अज़ुद्दीन अल कसाम के बानियों में से एक थे। रॉयटर्स
کے مطابق عزم اور احتیاط الدیف کی بنیادی خصوصیات تھیں اور ان کی شہادت سے قبل خبر رساں ادارے نے الدیف کے ماتحت کے طور پر کام کرنے والے حماس کے کارکن کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ فولادی اعصاب کا مالک ہے. جب وہ کسی جگہ کو استعمال کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو حرکت سے مکمل طور پر پرہیز کرتا ہے. اسے اس امر میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اس مقصد کے لیے وہ ان لوگوں کو استعمال کرتا ہے جن پر وہ بھروسہ کرتا ہے. قتل کی 7 ناکام کوششیں. فلسطینی حلقوں میں الدیف کو ماسٹر مائنڈ جبکہ اسرائیلیوں میں انہیں مرد موت یا 9 زندگیوں والا لڑاکا کہا جاتا تھا. انہیں یہ خطاب اسرائیلیوں کی جانب سے 2001 سے 2021 کے درمیان قتل کرنے کی 7 ناکام کوششوں کے بعد ملا. اسرائیل کئی دہائیوں سے محمد الدیف کا تعاقب کر رہا تھا اور انہیں درجنوں اسرائیلیوں کے قتل کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے. ان کے خلاف سب سے سنگین الزامات میں 7 اکتوبر کے حملوں کی منصوبہ بندی کے علاوہ یحییٰ عیاش کے قتل کے بعد انتقامی کارروائیوں کے ایک سلسلے کی نگرانی اور منصوبہ بندی ہے جس کے نتیجے میں 1996 کے آغاز میں تقریباً 50 اسرائیلی مارے گئے تھے. اس کے علاوہ ان پر 1990 کی دہائی کے وسط میں 3 اسرائیلی فوجیوں کی گرفتاری اور قتل کی منصوبہ بندی کے الزامات بھی تھے. اسرائیل نے الدیف کو 2001، 2002، 2003، 2006، 2014 اور پھر 2021 میں 2 مرتبہ نشانہ بنانے کی ناکام کوششیں کی. 2002 میں ہونے والے حملے میں الدیف معجزانہ طور پر بچے لیکن ان کی ایک آنکھ ضائع ہوئی. اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ قاتلانہ حملوں میں الدیف اپنا ایک پاؤں اور ایک ہاتھ بھی کھو چکے تھے اور انہیں بولنے میں بھی دشواری ہوتی تھی. 2014 میں اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی پر شروع کی گئی جنگ کے دوران جو 50 دن سے زائد جاری رہی اسرائیلی فوجی الدیف کو قتل کرنے میں ناکام رہی. تاہم اس نے ان کی اہلیہ، 7 ماہ کے بیٹے اور 3 سالہ بیٹی کو شہید کر دیا تھا. ان کی 4 تصویریں ہیں، ایک بہت پرانی، دوسری میں وہ نقاب پوش ہیں، تیسری ان کے سائے کی تصویر اور چوتھی وہ جو اسرائیلی فوج نے رواں برس فروری میں جاری کی. الدیف کے لیے نظروں سے اوجھل رہنا زندگی اور موت کا مسئلہ تھا اور خیال کیا جاتا تھا کہ غزہ کی پٹی میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو انہیں دیکھ کر پہچان سکتے ہیں.